हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो है एग्ज़ाम होना है, उसकी डेट भी कंफर्म हो गई है और कल आपका 5 बजे जो है एग्ज़ाम सिटी भी क्लियर हो गई है कि आपका एग्ज़ाम कब और किस सिटी में होगा, ये भी कंफर्म हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें सारा प्रोसेस बताया है किस तरीके से आपको अपना जो है एग्ज़ाम सिटी देखना है। उस तरीके से आप देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है किस सिटी में होगा और किस तारीख को होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स जो है सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 37 में 37 की पूरी तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि जो है आपके 37 में 37 कम से कम हिंदी में तो आ ही जाए, ठीक है। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। दो पंक्तियों के बीच इस रचना पर प्राप्त हुआ था, या फिर नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। तो राजेश जोशी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है दो पंक्तियों के बीच पर, ठीक है। इस जो है रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोर विहान निशांत, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। एक है आपका भोर, विहान और निशांत, ये किसके पर्यायवाची हैं। क्या ये दिन के हैं, शाम के हैं, प्रभात के हैं, या फिर संध्या के। तो अगर आपको ये दोनों नहीं पता है कि ये किसके पर्यायवाची है, तो आप सभी जानते हैं भोर किसको कहते हैं, प्रभात, यानी मॉर्निंग को, सुबह का जो टाइम का, जो सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है उसको भोर कहते हैं, ठीक है। तो भोर से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसके पर्यायवाची की बात हो रही है, वो हो रही है प्रभात के, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची दिया गया है भोर, विहान और निशांत किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये शब्द हैं प्रभात के। ये तीनों जो पर्यायवाची हैं ये है प्रभात के, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। जो कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। सकर्मक कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या फिर कृदंत होता है, या फिर नाम धातु। तो जो प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय से बनते हैं या कृत संयोग से बनते हैं, जो क्रिया कृत प्रत्ययों के संयोग से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। क्या बताना है, निगेटिव। नहीं को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन निगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में है तो निगेटिव का ही हमें आंसर करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो अनेकार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है वो बताना है। पहला अंक, अंक का जो समानार्थी या फिर जो अनेकार्थी शब्द होते हैं क्या होता है, क्या चिन्ह और भाग्य होता है, किसका, अंक का। क्या अंक का चिन्ह और भाग्य होता है, या फिर कोट का जो है किला एक प्रकार का वस्त्र होता है, या फिर बलि का जो है उपहार या कर होता है, या फिर डी है सर का श्रद्धेय तालाब होता है, ठीक है। तो जो अनेकार्थी शब्द दिया गया है, सर का जो है श्रद्धेय और तालाब नहीं होता है, ये गलत होगा। अंक का चिन्ह और भाग होता है। कोट का किला को कोट कहते हैं, एक प्रकार का जो वस्त्र होता है उसको भी कोट कहते हैं। उपहार या कर को भी बलि कहते हैं। बलि जो है एक दूसरी तरीके से दिया जाता है, लेकिन उसका जो अनेकार्थी है उपहार भी हो सकता है। कर उपहार, जो बलि का मतलब बलि एक उन लोगों को उपहार देते हैं जो देवी देवता होते हैं, उनको बलि के रूप में उपहार दिया जाता है। एक जो कर होता है उसको भी हम उपहार कह सकते हैं। सर का मतलब श्रद्धेय और तालाब नहीं होता है, ये निगेटिव है और यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्या कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य तो है नहीं। इसमें क्या है, भाववाच्य है, जहाँ पे किसी भी काम को ना होने की संभावना हो, ठीक है। जैसे कि पढ़ा नहीं जाता है, हमसे खाया नहीं जाता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता, तो वहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा, जहाँ पे निगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ब्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या ये भौरा का है, हाथी का है, सियार का है, या फिर है सांप का। तो आप सभी जानते हैं ब्याल
जो किसका होता है, ये होता है सांप का, या फिर कह सकते हैं कि सर्प का जो है ब्याल होता है। और पन्नग भी जो है सांप को ही कहते हैं, और उरग भी क्या किसको कहते हैं, सांप को। तो जो ब्याल, उरग, पन्नग ये जो पर्यायवाची हैं किसके हैं, सांप के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में अमृत का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो बताना है। स्वर्ण क्या अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है, निगेटिव में। दूसरा पारा, तीसरा दूध और चौथा मोती। यहाँ पे मोती ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मोती। तो जो अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अमृत का अनेकार्थी शब्द में स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध को भी लोग अमृत बोलते हैं, लेकिन मोती जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य जो शुद्ध है वो हमें बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, क्या ये सही है? या दूसरा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या फिर श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या फिर श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो श्री कृष्ण का अनेक नाम है, गलत होगा। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये भी गलत होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही और शुद्ध वाक्य है। वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है, ठीक है। यानी कि ये जो वाक्य दिया गया है इसमें जो है खाली स्थान जो है उसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, यहाँ पे जो है क्या है, खाली नाम, खाली स्थान है, इसको फिल करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाया है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यानी है और नाम के बीच में क्या है, स्पेस है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ लिखा क्या जाएगा, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। क्या जिसका होगा यहाँ पे, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, तो जिसका तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम होगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यानी जिसने है तो यहाँ पे जो है उसका हो जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका क्या नाम है, उसका नाम श्याम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और नाम के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, उसका, उसका फिल होगा। बी ऑप्शन सही है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जो क्रिया होता है उसका जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, कर्म कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, या फिर प्रत्यय। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है धातु। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पे कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त जो शब्द है इसको अगर समास विग्रह करते हैं तो इसमें कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए मिलती है, या फिर से मिलती है, या फिर द्वारा मिलती है, या फिर को मिलती है। तो मोक्ष प्राप्त को अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, इसको जो है इसमें जो विभक्ति है क्या हो जाएगा, तो मोक्ष को प्राप्त होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त अगर हम इसका विभक्ति करते हैं तो उसमें जो है समास विग्रह करने पे जो विभक्ति निकालती है तो उसमें क्या निकलेगा, को निकलेगा। मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष से द्वारा नहीं, मोक्ष द्वारा नहीं होता, मोक्ष से नहीं होता, के लिए नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो विभक्ति होगी वो होगा को। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा एक जो है रचनाकार हैं, ठीक है, एक लेखक कह सकते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? सन 1995 में, 1996 में, 1997 में, या फिर 1999 में। तो सुरेंद्र वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये मिला था 1996 में। किस रचना के लिए था, किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये इनकी जो रचना थी वो था मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1996 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो भेदा ना जा सके, इसके लिए जो है एक शब्द में हम क्या कहेंगे, जो भेदा ना जा सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वशक्तिमान होगा, जी नहीं। लौह पुरुष नहीं होगा, अभेदय होगा, सॉरी अभेदय होगा, या फिर दुर्भेद, दुर्भेद तो होगा नहीं, ये होगा अभेद्य। यानी जिसको भेदा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अभेद्य कहते हैं, अभेद्य। भेद होगा वो जो जिसको भेदा जा सके, लेकिन जिसको भेदा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अभेद्य कहेंगे। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ठीक है, जो जीव अंडे से जन्म लेते हैं, ठीक है, उनको जो है एक शब्द में हम क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं, अंडाणु,
कहते हैं, अंडज कहते हैं या फिर अत्यंज कहते हैं। तो जो पक्षी हो या जीव हो जो अंडे से जिनका जन्म होता है उनको क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, याद रखना है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है मानस का हंस, किसकी कथा वस्तु है? बुंदेलखंड का इसमें सांस्कृतिक जीवन है, यानी कि जो अमृतलाल है उनका जो उपन्यास है मानस का हंस, उसमें किसकी कथा की गई, किसकी कहानी है? क्या बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन की कहानी है, या फिर हसोन्मुख बुद्धकालीन भारत की कहानी है, या फिर लोरिक चंदा की लोक कथाएं हैं, या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास है? तो ये जो अमृतलाल नागर है इन्होंने जो उपन्यास लिखी है मानस का हंस, इसमें जो कथा वस्तु है वो है तुलसीदास का मानसिक विकास। इसके बारे में इन्होंने इस उपन्यास में लिखा है। किसके बारे में? तुलसीदास के मानसिक विकास के बारे में इन्होंने लिखा है। किसमें? मानस के हंस में, जो कि अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है। याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, यहाँ पे खाली स्थान है डैश, खराब कर दी। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर दी, मिट्टी खराब कर दी, बालू खराब कर दी, सूरत खराब कर दी, या फिर दिमाग खराब कर दी। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या कर दी? मिट्टी खराब कर दी। ठीक है, क्या खराब कर दी? मिट्टी खराब कर दी। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? मिट्टी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है। क्या इसमें रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, या फिर है विभत्स रस? तो इसमें जो है ये कह रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यहाँ पे क्रोध पहले ही नजर आ गया है, तो हमको रस ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्रोध है, यानी कि श्री कृष्ण के वचन को सुनकर जो है अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो इसमें किसकी कौन सा रस है? तो जाहिर सी बात है क्रोध यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? तो क्रोध होगा। क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रौद्र रस। ठीक है, क्रोध का जो स्थायी भाव होता है, या यूं कह लें कि रौद्र रस का जो जो है स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। तो यहाँ पे रौद्र हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा इस पूरी पंक्ति में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ पे गुस्सा क्रोध नजर आए वहां पे रौद्र रस होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। रौद्र ऑप्शन में नहीं है, अगर क्रोध है ऑप्शन में तो इसको भी आपको सही कर देना है। ठीक है, कहीं आपको क्रोध मिलेगा, कहीं रौद्र मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन जो है वो असत्य कौन सा है ये बताना है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या है? सघोष हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन सघोष हैं। तीसरा दिया है कि समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। चौथा सभी विसर्ग सघोष हैं। तो इसमें जो है पहला तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ठीक है, दूसरा दिया है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन सघोष हैं। ठीक है, समस्त स्वर जो है घोष ध्वनियां, ये भी ठीक है, लेकिन सभी विसर्ग सघोष है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या बताना है? असत्य बताना है। तो यही आपका असत्य यानी कि गलत है, निगेटिव है। यही ऑप्शन आपको सही करना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पेपर में सॉल्व करते समय जो असत्य लिखा है या फिर नहीं जो लिखा है इस चीज को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आप एक नंबर या एक से कई नंबर आपको यहाँ पे जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं असत्य आप सभी ध्यान नहीं देते, वहां पे फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति होगी? तुलसी कृत यानी तुलसी कृत जो शब्द दिया है, तो तुलसी कृत का मतलब होता है तुलसी दास द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या द्वारा होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे तुलसी कृत का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो तुलसी दास द्वारा या तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत जो है या जो है रचित जो रचना है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वारा ही हो जाएगा। तुलसी का कृत नहीं होता, तुलसी में कृत नहीं होता, तुलसी पर कृत नहीं होता है, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से उसी समय का इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का ये जो है दिया है, को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम है,
तुरंत है, तत्कालीन है या फिर तत्काल है। तो उसी समय यानी प्रेजेंट की बात करिए, अभी अभी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, तत्कालीन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम सिटी अभी अभी जस्ट रिलीज किया गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि तत्कालीन जो है क्या हुआ है, रिलीज हुआ है आपका जो है एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो ये तत्कालीन होगा हिंदी में, ठीक है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाना इस मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा? सुख से रहना, बात पर अड़े रहना, धीरे धीरे काम करना या फिर प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना नहीं होता है, धीरे धीरे काम करना, ये भी गलत है। बात पर अड़े रहना, ये भी गलत है। चैन की बंसी बजाना का मतलब है सुख से रहना या सुखी से रहना, ठीक है। कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? क्या है? जोड़ी नहीं है, ध्यान रखना है। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उसकी सही जोड़ी नहीं है। पहला है कि जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता उसको आज्ञा कहते हैं, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य है उसको विश्वसनीय नहीं कहते हैं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको जो है विश्वसनीय नहीं कहते हैं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं एक जो है रचना है, इस रचना पे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किस कवि को दिया गया है? या सिंपल से कह सकते हैं कि जो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं इस रचना पे या फिर ये रचना कौन से कवि के हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? क्या वो गिरिजा कुमार माथुर हैं, रघुवीर सहाय हैं, कुंवर नारायण हैं या फिर हैं त्रिलोचन? तो वो कौन है? वो है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की जो रचना है लोग भूल गए हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यासकार है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? क्या वो जैनेन्द्र कुमार हैं, भगवती चरण वर्मा है, मन्नू भंडारी है या फिर है अमृतलाल नागर? तो अमृतलाल नागर को मिला है, हमने इससे पहले ही पढ़ा था, ठीक है। उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मन्नू भंडारी को नहीं मिला है। अभी तक कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार मन्नू भंडारी को नहीं मिला है, ठीक है। याद रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो 2008 में दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो वो भी मिला है इनको व्यास सम्मान पुरस्कार, ठीक है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मन्नू भंडारी को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार। चाबुक एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? तो महादेवी वर्मा नहीं है, गलत है। ये इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक जो है एक निबंध संग्रह, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनके अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो उसमें परिमल है, गीतिका है, अनामिका, तुलसीदास। अगर क्वेश्चन आया कि तुलसीदास किसकी रचना है, ठीक है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, लेकिन तुलसीदास के ऊपर किसने रचना करी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने तुलसीदास लिखा है, ठीक है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक क्या भूषण हैं, मतीराम हैं, पद्माकर हैं या फिर हैं देव? तो जो भाव विलास और रस विलास है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये हैं देव। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निगेटिव बताना है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, यानी अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, क्या ये सही है? और हमें क्या बताना है? गलत बताना है, ठीक है। दूसरा कि श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। तीसरा कि उत्प्रेक्षा उपमेय व उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेह जहां उपमान में उपमा का संदेह प्रकट हो, जी नहीं। यहाँ पे जो जो है अनुप्रास है वो समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, सही है। श्लेष जो होता है एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा जो होता है अलंकार, उसमें उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, ये भी सही है। लेकिन संदेह जहाँ पे उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट होता है, ये क्या है? गलत है, ठीक है। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यही निगेटिव है, ये सुमेलित नहीं हो रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्या उसके लेखक जो है नागार्जुन हैं, राही मासूम रजा हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं या फिर हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह? तो गंगा मैया जो उपन्यास है उसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जो सही वाक्य हो। वे धीमी स्वर बोला, तो ये तो गलत होगा, ये सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। दूसरा कि वह धीमे स्वर में बोले, ये भी गलत है। वह धीमे स्वर में बोला, ठीक है। वे धीमे स्वर में बोला, ये गलत है। ठीक है, धीमे स्वर में, यहाँ पे धीमे लिखा, ये गलत होगा। बल्कि वह धीमे स्वर में बोला, इसका सही वाक्य जो है यही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? जैसे दिया है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम आप सभी जानते हैं, पूर्ण विराम ऐसे होता है, यहाँ पे हमें नेगेटिव बताना है। अल्प विराम आपका ऐसे होता है। योजक चिन्ह कैसे होता है? क्या योजक चिन्ह ऐसे होता है? बिल्कुल नहीं। योजक चिन्ह जो होता है वो उसका जो पहचान होता है वो ऐसे नहीं होता, बल्कि ये जो होता है वो योजक चिन्ह होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह का जो निशान है ये सही है। ठीक है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? पहला है कि पछताना, या घबरा जाना, या असमंजस में पड़ना, या फिर होश उड़ जाना। तो सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है असमंजस में पड़ना। ठीक है, असमंजस में पड़ जाना। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय नाक का आभास हो, यानी नाक से हम उच्चारण करें। ठीक है, वो होते हैं नासिक व्यंजन। जैसे ना को बोलते हैं तो ना जो जो नाक होता है उसका यूज होता है कहीं ना कहीं। जैसे चा जो है होता है, चा में तो नाक का यूज होता नहीं है। ठीक है, ये गलत है, या गलत है, सा गलत है। तो यहाँ नासिक जो व्यंजन है वो आपका ना होगा। ना हो जाता है, एक अंगा होता है आपका नासिक व्यंजन, इया होता है, अड़ा होता है। ठीक है, ना भी होता है। माँ जो होता है ये भी आपका नासिक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे ना होगा, सही है। अब आपका जो है गद्यांश दिया है, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले गद्यांश आपको पढ़ लेना है। गद्यांश में पढ़ते हैं उससे ये पता चलता है कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, साथ में साथ ये भी पता चल जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार आपको जो है गद्यांश देखना नहीं पड़ता, एक बार पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। गद्यांश में दिया है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? याद रखना, भारतेंदु और उनके सहयोगियों से। ठीक है, निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वतंत्रता, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। मनुष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शीर्षक पूछ ही लिया गया। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? हिंदी साहित्य होगा, गद्य की विधाएं होंगी, या फिर निबंध क्या है, या फिर रचनात्मक साहित्य। तो इस पूरे गद्यांश में पढ़ने से एक चीज़ हमें क्लियर हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया गया है किस पे किया गया है? निबंध की बात की गई, निबंध पर जो है फोकस किया गया है। तो यही क्या हो जाएगा? इस जो है गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। शीर्षक वही चीज़ें होती जिस टॉपिक पे ज़्यादा बात की जाए। ठीक है, तो वो होता है शीर्षक। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ?
अभी हमने कुछ देर पहले अंडरलाइन किया था, क्या भक्ति काल से हुआ? जी नहीं, भक्ति काल की तो इसमें नाम ही लिया गया है। निबंध का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है भारतेंदु युग से। भारतेंदु और जो उनके सहयोगी हैं उन्हीं के काल से या उन्हीं से ही निबंध लिखना जो है शुरुआत किया गया था निबंध लिखने की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश में, यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये दिया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ था। तो भारतेंदु एक जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक क्या है, लेखक है, तो उनके नाम से ही एक युग बना था। उनके युग से ही निबंध लिखने की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे भारतेंदु युग से बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कि निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ये भी ठीक है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। डी नंबर है कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन यानी सही बताना है। पहला कि गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। दूसरा है यहाँ पे गद्य काव्य की बात हो रही है, ठीक है, ये गलत है। गद्य काव्य का जो है नहीं, बल्कि गद्य निबंध का जो है, निबंध संग्रह का जो प्रचलन हुआ था वो भारतेंदु युग से हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है? निगेटिव है, गलत है। दूसरा कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो टोटल 37 हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी को ये जो क्लास हम करा रहे हैं ये पसंद आ रही होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप हमें बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 37 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान